Hi and welcome to the discrete structure of the discrete mass 12.4 मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्किट का है चैप्टर 12 बूलियन अलजेब्रा में। और सेशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ सर्किट्स के मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश करें। बूलियन अलजेब्रा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से बूलियन अलजेब्रा आप ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि दैट इज शोज़ के हाउ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सर्किट्स वर्क बेस्ड ऑन दी लॉजिक गेट्स। तो ये सेशन आपको उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आपने प्रीवियसली तमाम वीडियोस ऑलरेडी कवर की हुई होंगी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से देखी जा सकती हैं। फादर हुसैन CS सर्च करने के बाद यूट्यूब पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विथ ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर अवेलेबल है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइबर की ज़रूरत हमेशा रहती है। सो द थिंग इज़ दैट कि मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्किट्स में किस किस तरह के मैथड्स हैं जिसके बेस पर हम अपने सर्किट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी द सब basic introduction. We can always use the sum of the product, which mean SOP, expansion of a circuit to find a set of the logic gates. तो हम SOP को इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम सर्किट्स के उन गेट्स को फाइंड कर सकें जो उस सर्किट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, that would implement this circuit. However, the sum of the product expansion may contain many more terms that are necessary. But term in a sum of the product expansion that differ in just one variable, so that in one term this variable occur and in the other term the complement of this variable occur can be combined. यानी sometime जब आप product of sum की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे variable होते हैं जो occur होते हैं या फिर complement of the variable के साथ occur होते हैं और उसके बाद उन्हें combine किया जा रहा होता है। इन सिंपल अगर हम एक बेसिक सर्किट्स के एक्सप्रेशन को, यानी मैं बूलियन एक्सप्रेशन लूँ और उसे श्रिंक करने की कोशिश करूं, यानी इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करूं बेस्ड ऑन द बूलियन आइडेंटिटीज कि वो श्रिंक हो जाए, शॉर्ट हो जाए, उसी को हम यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्किट्स कहेंगे। इधर वो कंप्लीमेंट के फॉर्म पर हो रहा हो या फिर ओनली SOPs के फॉर्म पर हो रहा हो। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। कंसीडर द सर्किट दैट हैज द आउटपुट 1। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट है, हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका आउटपुट 1 है। इफ एंड ओनली इफ x is equal to y and y equal to z is equal to 1, यानी तीनों जो वेरिएबल्स हैं बूलियन एक्सप्रेशन में या फंक्शन में वो 1 के बराबर है और x z 1 के बराबर है और y equal to 0 है। यानी दो पार्ट्स कंडीशन के बताए गए इन इफ एंड ओनली इफ पे, यानी x एंड y z तीनों 1 के बराबर हो या x z 1 हो लेकिन y सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो, 0 के। सो द सम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेंशंस ऑफ दिस सर्किट, यानी ऐसे सर्किट जिसमें आउटपुट हमारा 1 आए लेकिन ये दो कंडीशन के बिहाफ पर, तो इस बिहाफ पर SOP एक्सप्रेशन जो बनेगी वो ये बनेगी x y z प्लस x y बार z। यहाँ पर ये वैल्यू 1 1 1 रही, x वैल्यू 1 रही, z भी 1 रही, लेकिन y बार 0 हो गया। तो इस बेस पर जब भी हम गिवन इनपुट वैल्यूज को फिट करेंगे तो हमें आउटपुट हमेशा 1 ही मिलेगा। सो द टू प्रोडक्ट इन द एक्सप्रेशंस डिफर इन एग्जैक्टली वन वेरिएबल, नेमली y. So they can be combined as this format. अब इस फॉर्मेट को समझना है जिसपे हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्किट्स है क्या। तो इनिशियली हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? अगर मैं इन दोनों पार्ट में से, यानी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, इस पार्ट में से एक्स एंड जेड को कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये एक्स जेड कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, वाई प्लस वाई बार। इस y प्लस वाई बार को अगर मैं बूलियन आइडेंटिटीज से कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द बूलियन आइडेंटिटीज जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो जब इसकी वैल्यू 1 बची तो ये x z से मल्टीप्लाई हुआ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, x एंड z, विच मीन इस एक्सप्रेशन को हम श्रिंक कर चुके हैं या फिर मिनिमाइज कर चुके हैं ओनली x z में। तो हेंस वी कैन से दैट x z इज अ बूलियन एक्सप्रेशन विथ फ्यूअर ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट द सर्किट्स, यानी कुछ ऑपरेटर्स का मतलब ये है, यहाँ पर सिर्फ डॉट यानी मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जिस बेस पर हमने अपनी सर्किट्स को रिप्रेजेंट किया है और मिनिमाइज कर लिया है। होप यू विल अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट कंडीशंस थी कि हम किस तरह से अपने सर्किट्स को मिनिमाइज करते हैं। अब हम इसी सर्किट्स को, यानी दिस वन और इसके रिजल्ट को अगर मैं सर्किट्स के फॉर्म पे यानी बूलियन गेट्स के फॉर्मेट पे प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। और ये भी हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं, यानी हम लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करते हुए सर्किट्स कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग एंड और गेट। तो अगर मैं एक्स वाई जेड को एज ए इनपुट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एंड गेट ऐसे बना सकता हूँ और उसके बाद एक्स वाई बार और जेड को लिया जाए क्योंकि नॉट के साथ होगा और गेट, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका सर्किट और के साथ इस तरह से बन जाएगा। अब जब इसे श्रिंक किया गया तो एक्स एंड जेड के बिहाफ पर देखें, सिर्फ सिंपल सा ये गेट बनेगा
और हमारे सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट। तो 2 सर्किट्स विद द सेम आउटपुट, दोनों में सेम आउटपुट इस्तेमाल हो रहे हैं। सो द सेकंड सर्किट्स यूज ओनली 1 गेट, वेयर एज द फर्स्ट सर्किट्स यूज 3 गेट्स एंड एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब है नॉट भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, दिस वन। सो finding such a sum of the product is called a minimization of the boolean function। इसी चीज को हम boolean functions कह रहे हैं, जिसके बेस पर हमने sum of the product को minimize कर लिया। Minimizing the boolean functions make it possible to construct a circuit for this function that use the fewest gates and the fewest input। यानी या तो वो जिस बिहाफ पर मिनिमाइज हो रही है पॉसिबल सर्किट्स को यूज करते हुए, वो कुछ ही गेट्स के साथ है और कुछ इनपुट वैल्यूज के साथ बन रही है, टू द एंड गेट एंड द और गेट इन अ सर्किट। तो इसमें एंड गेट और गेट को ही इस्तेमाल किया जा रहा है सर्किट बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट कि हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मिनिमाइजेशन स्टेप्स, जिसमें हमने बूलियन आइडेंटिटीज के लॉस को इस्तेमाल किया और हमने उसे मिनिमाइज कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रोजन बुक जो है वो के मैप है, जिसे हम कार्नेफ मैप कह रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आई एम श्योर अगर आप कंप्यूटर साइंस मैट्रिक इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हैं तो आपने कार्नेफ मैप को वंस ज़रूर पढ़ा होगा। इन डेप्थ स्टडी करेंगे इसमें कि क्या चीज़ है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद कुछ स्टेप्स भी देखेंगे। सो देयर आर द 4 पॉसिबल मिन ट्रम। ठीक है, मिन ट्रम क्या होता है ये भी हम जान चुके हैं। SOP और POS के अंदर मिन और मैक्स ट्रम होता है। So there are the 4 possible min term in the sum of the product expansions of the Boolean function in 2 variable x and y. A K-map for a Boolean function is these 2 variables consist of the 4 cells. अब ये 2 variable को 4 cell क्यों कह रहा है इसको भी हम समझेंगे। Where A1 is placed in the cell representing a min term of min term if this min term is present in the expression. So cell are said to be adjacent if the min term that they are represent differ in exactly 1 literal. For the instance, the cell representing x bar y is adjacent to the cell representing x and y both bar and x and y plane. The 4 cell and the term they represent are shown in a figure 2 और ये वो figure 2 है जिसमें ये expression। देखो सबसे पहले तो 4 possible ways min term और sum of the product का मतलब ये है कि जब आप ऐसे एक्सप्रेशन को के मैप पे कन्वर्ट कर रहे होंगे जिसमें वेरिएबल्स की क्वांटिटी 2 है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n का मतलब है वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 का मतलब है 2 की पावर 2 जो कि 4 के बराबर होगा। तो 4 का मतलब है कितने बॉक्स बनेंगे यहाँ पे 4 सेल्स। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया। 2 वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल, इसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मिन टर्म और एडजेसेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक्स वाई बार, अब ये एक्स वाई बार किस तरह से अगर आप देखो यहाँ पर इस तरह से ब्रेक करके दिखाया जा रहा है, ये एक्स है एक्स बार है, ये वाई है वाई बार है, तो ये उसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है। जिस तरह से हमने ग्राफ के अंदर या ग्राफ के ट्रीज के अंदर एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट देखा यानी नेबर्स का, वही चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो हमने यहाँ के मैप पे देखा है इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले जो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है के मैप की, इसका मतलब ये है कि के मैप एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, कि एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी और रिप्रेजेंट होने के बाद किस तरह से मिनिमाइज होगी। फर्स्ट थिंग दैट दिस वन। अब जो रूल्स हैं, रूल ये कहता है कि जो भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स को जब आप के मैप के फॉर्म पे लेकर आओगे तो वो हमेशा यूज़ करेगी 2 की पावर n को, और n यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा जितने भी यूनिक नंबर ऑफ द वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन में बूलियन एक्सप्रेशन में मौजूद है। ठीक है। सेकंड रूल ये कहता है कि जब हम सेल्स बना रहे होंगे के मैप के तो वो हमेशा ग्रे कोड को यूज़ करेगा। ठीक है, ग्रे कोड क्या है अभी हम उसे भी समझेंगे। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब हम के मैप को बनाएंगे, मैप करेंगे, तो उसमें 3 तरह की इनपुट वैल्यूज़ इस्तेमाल होगी, या तो वो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर डोंट केयर होगी। नेक्स्ट सेशन पे हम डोंट केयर केस को भी डिस्कस करेंगे और उसे देखेंगे उस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो डोंट केयर को या तो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या समटाइम क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ग्रे कोड क्या है। देखो, ग्रे कोड का मतलब ये है कि यूनिट डिस्टेंस। जब हम यूनिट डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऐसा डिस्टेंस जो वंस वैल्यूज़ को चेंज करे। ठीक है, अगर मैं 2 बिट की बात करूँ तो 2 बिट की वैल्यू से स्टार्ट होती है 0 से, फिर 0 के बाद 1 आता है। ठीक है, फिर 1 के बाद हम जानते हैं कि 1 0 आता है और उसके बाद 1 1। ठीक है, 2 के बेस पर इस तरह से बाइनरी चेंजिंग होगी। अगर मैं 0 से 1 के दरमियान जाऊं यानी 0 0 0 1, इसमें जो चेंजिंग आई वो सिर्फ इस 0 पे आई क्योंकि ये 0 से 1 हो गया। ठीक है, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर आप देखो तो थर्ड नंबर के अंदर चेंजिंग जो है ना 2 दफ़ा हुई है, यानी ये 1 0 हो गया और ये 0 भी 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसने ग्रे कोड को
या फिर ग्रे सेल को यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यूज़ को मुझे यहाँ से हटाना होगा। अगर मैं इस तरह से लिखूँ 0 0 0 1 एंड 1 1 और 1 1 के बाद 0 लिखूँ, तो क्या ये यूनिट चेंजिंग को एक्सेप्ट करेगा? देखें, यहाँ से सिर्फ एक चेंजिंग हुई, बिल्कुल सही। और अगर इस स्टेप से मैं यहाँ आऊँ तो 1 1 वैसे ही रहा, 0 को 1 कर दिया तो 1 ही चेंजिंग हुई, ठीक है। और लास्ट में आऊँ तो ये 1 वैसे ही रहा नीचे, लेकिन ये 1 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट सीक्वेंस है बाइनरी कोड का, वो ग्रे कोड को यूज़ कर रहा है। इसी ग्रे कोड को हम के मैप के अंदर भी यूज़ करेंगे, राइट। 3 पॉइंट हमने समझ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 इनपुट्स से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन आता है जिसे हमें मिनिमाइज करना है और उसमें 2 इनपुट वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को इस्तेमाल करूंगा तो 2 की पावर 2, इसका मतलब है 4। तो हम ऐसे बॉक्स को प्लॉट करेंगे जिसमें 4 नंबर ऑफ द इनपुट बने, एज लाइक दिस, ठीक है। जब हम बॉक्स बनाएंगे तो इस कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि जो इनपुट फर्स्ट वैल्यूज़ होगी, यानी अगर मैं इस वेरिएबल से बात करूं, फॉर एग्जांपल इसे हम सॉल्व भी करेंगे, x y प्लस एक्स बार वाई, तो x वैल्यूज़ जो कि लेफ्ट साइड पे, वो हमेशा लेफ्ट पे आएगी। और क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया y, वो यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब बॉक्स को मैं 2 तरीकों से बना रहा हूँ, क्योंकि बुक जो है वो किसी और तरीकों को यूज़ कर रही है नंबर रिप्रेजेंट पे। बात वही है, आप पहले तरीके को भी यूज़ करते हैं और दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिक फॉर्म क्या क्या हो सकता है? देखो, या तो मैं यहाँ पर 0 1 इस तरह से लिख लूँ और उसके बाद यहाँ पर 0 1 लिख दूँ, तो ये x के लिए 0 1 हो गया, ये y के लिए 0 1 हो गया। अब आप 0 1 यहाँ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया x बार, ये हो गया ओनली x, ये हो गया y बार, ठीक है, और ये हो गया प्लेन y, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब सेकंड अप्रोच पे आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 0 यहाँ लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर भी आप 1 0 लिख लें। इस तरह से भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, यानी 1 0 पहले लिख लूँ। रिप्रेजेंटिंग की तो बात कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जो इनपुट वैल्यूज़ होगी वो तो उसी सेल पर आएगी जिसमें वैल्यू मैच हो रही होगी। तो जब मैंने ऐसा किया तो ये हो गया सिंपल x, ये हो गया x बार, ये हो गया y सिंपल, ये हो गया y बार। तो इस दोनों सीक्वेंस के अंदर हम SOP को ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी रूल को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड कि 2 इनपुट वैल्यूज़ पे ये किस तरह से प्लॉट की जाती है। सेम सीक्वेंसेस दोनों वेज पर 3 वेरिएबल पर भी इस्तेमाल होंगे। चलें इसे समझते हैं। अगर मैं 3 वेरिएबल्स के लिए बॉक्स बनाऊं तो आई एम गोइंग टू थोड़ा सा मैं स्मॉल साइज बनाता हूं ताकि वेरिएबल 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 2 4 एंड 4 2 8, इसका मतलब 8 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। 8 बॉक्स बना लेते हैं, तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे बॉक्स बन गए, राइट, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ x, और 2 वेरिएबल बनेंगे तो हमेशा वो वेरिएबल यहाँ पर आ जाएंगे वाई साइड। अगर 4 वेरिएबल होगा तो एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, z और a यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर आप ये कह लें a b यहाँ आ जाएगा और b c वेरिएबल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट दोनों तरीकों से हो सकती है। फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग ये होगी कि मैं यहाँ लिखूँ 0 1, फिर मैं लिखूँ यहाँ पर 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 एंड 1 0। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि मैंने ग्रे सीक्वेंस को यहाँ पर इस्तेमाल किया, और ग्रे सीक्वेंस मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर 1 1 पहले और 1 0 बाद में क्यों लिख रहा हूँ। उसी सीक्वेंस को यहाँ पर मैंने फॉलो किया और यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। अब जब मैंने वैल्यूज़ लिख ली तो आप इसे बाइनरी में देखो। अगर मैं इसे बाइनरी में देखूँ तो 0 0 का मतलब है 0, ठीक है, 0 1 का मतलब है 0 1, और जब मैं इसको डेसिमल नंबर में कहूँगा तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। 1 0, ठीक है, 1 0 मैंने यहाँ लिख दिया। 1 0 का अगर मैं बाइनरी करूँगा, सॉरी न्यूमेरिक करूँगा तो ये 2 के बराबर होगा, ठीक है, और ये होगा 1 और यहाँ से 1, तो 1 1 1 1 का जो बाइनरी हो जाए न्यूमेरिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो ये तरीका है, 0 का 0 ही रहेगा। तो 1 10 11 3, इस तरह से मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यूज लिख सकता हूँ। अब जब मुझे ये टेबल समझ में आ गई ना इस तरह से लिखने का तरीका, अब कोई भी क्वेश्चन होगा मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करता जाऊँगा और उसे सॉल्व करता जाऊँगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊँगा। सेम यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 टाइम्स 0 0 0, इसका मतलब है 0 ही। ये होगा 0 0 1, तो इसका मतलब है 1। ये हो गया 0 1 1, तो ये हो गया 3। ये हो गया 0 1 0, तो इसका मतलब हो गया 2। ये हो गया 1 0 0, यहाँ से 1 ऊपर से 0 0, तो ये बराबर हो जाएगा न्यूमेरिक में 4 के। फिर आ गया 1 0 1, तो मैं इसका मतलब है 5। ये हो गया ट्रिपल टाइम 1 जो कि बराबर होता है 7 के, और हो गया 1 1 0 जो कि बराबर होगा 6 के। तो इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू। अब जो भी इनपुट वैल्यूज़ होगी उसी पे आप मैं फीड करा दूंगा। अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्योंकि ये 0 1 है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये x बार होगा, ये सिंपल x होगा। अब यहाँ पर 0 0 का क्या मतलब है, देखो वाई जेड को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाले जो वेरिएबल का है। अब यहाँ से वाई जेड मैं 0 0 के लिए लिख रहा हूँ, 0 1 के लिए भी वाई जेड लिखा जाएगा, 1 1 के लिए भी वाई जेड लिखा जाएगा, और 1 0 के लिए भी वाई जेड लिखा जाएगा, ठीक है। अब बार किस तरह से
असाइन किया जाएगा। देखें 0 0 का मतलब है y पर भी बार होगा यहाँ पर और z पे भी बार होगा। यहाँ पर सिर्फ y पे बार होगा, यहाँ पर कोई बार नहीं होगा क्योंकि दोनों 1 है, और यहाँ पर z पे बार होगा। ये बार रिप्रेजेंटिंग हो गई। अगर मैं इस चेंजिंग पे जाऊँगा तो अब चेंजिंग क्या हो जाएगी, ये 0 1 ऊपर आ जाएगा। जब ये 0 1 ऊपर आएगा तो सीक्वेंसेस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब वो सीक्वेंसेस किस तरह से होगी, यानी नेक्स्ट स्टेप, इसी चीज़ को मैं दूसरे फॉर्म पर अगर लाना चाह रहा हूँ तो इस सेकंड वे को बुक पे रिप्रेजेंट किया गया, जो सेकंड एग्जांपल से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि के मैप की रिप्रेजेंटेशन क्या है, टेबल 2 वेरिएबल्स के लिए 3 वेरिएबल्स के लिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड वे पर साथ ही साथ इन तीनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके भी देखते हैं, ठीक है, वो भी देखें। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स के लिए इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। हियर इट इज, एक्स वाई 2 वेरिएबल्स पे है, 2 की पावर 2 4 सेल्स बना लिए, एक्स एंड एक्स बार, वाई एंड वाई बार, ठीक है। 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई से भी कर सकते हैं। अगर ए बी होता तो मैं ए बी से लिखता, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे एक्सप्रेशन का वो है एक्स वाई प्लेन। तो ये रहा एक्स प्लेन वाई प्लेन, तो जहां पर वैल्यू मैच हो रही है वहां पर मैं 1 लिख दूंगा, दैट्स इट। अब है एक्स बार वाई, तो ये रहा एक्स बार और ये रहा वाई, तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। जब हम वैल्यूज को क्वेश्चन के मुताबिक मैप कर लेते हैं तो अब हमें ये देखना होता है कि हम पेयरिंग किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि ये 2 सेल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ दी वंस यहाँ पर 2 हो सकते हैं। अगर ये मैं 3 वेरिएबल्स के लिए करूंगा तो वहाँ पर 8 बनेगा, तो मैं स्टार्ट करूंगा 8 नंबर ऑफ वंस से क्या पेयर बना सकता हूँ, फिर 8 से कम आऊंगा 4, 4 से कम आऊंगा 2। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ 4 से तो 4 1 है ही नहीं, तो 4 की पेयरिंग नहीं बन सकती। क्या 2 है, जी बिल्कुल है। तो क्या मैं 2 से पेयर बना सकता हूँ इस तरह से, बिल्कुल। तो ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा इसका, विच मीन ये पेयरिंग इसका सोल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, इसको मैंने पेयर किया, इस तरह से इसकी पेयरिंग वैल्यूज हो रही है। क्योंकि ये इस तरह से पेयर नहीं हो रहा, ना ही इस तरह से हो रहा है, तो ये एक वैल्यू सेपरेट यूं बना रहा है, एक वैल्यू यूं सेपरेट बना रहा है। दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले की 3 वैल्यूज थी, 3 बनाई। अब 3 पे पेयरिंग किस तरह से हो सकती है, देखो 4 तो नहीं है, तो 4 के बाद मैं 2 पे जाऊंगा, 3 पे नहीं जाता। तो 2 की किस तरह से पेयरिंग कर सकता हूँ, पहली पेयरिंग ये हो सकती है 1, और इसी तरह से दूसरी पेयरिंग यूं भी हो सकती है, ठीक है। ओवरलैप आप कर सकते हैं, बिल्कुल ओवरलैप अलाउ है। क्या इसके अलावा कोई और पेयरिंग हो सकती है? एक पेयरिंग क्या ऐसे हो सकती है कि मैं नीचे की तरफ से यूं जाऊं और उसके बाद यहाँ से यूं चले जाऊं, लेकिन बात तो वही है कि मैं इस तरह से ही पेयरिंग कर रहा हूँ। तो ये है 2 वेरिएबल्स में पेयरिंग करने का तरीका जब आप के मैप पर बूलियन एक्सप्रेशन को लिख रहे होते हैं, 2 वेरिएबल्स, राइट, ठीक है। अब सॉल्यूशंस पर देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हो रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ मैप करने का तरीका बता दिया, अब सॉल्यूशन देखो किस तरह से लिखा जा रहा है। जब मैंने फर्स्ट को मैप किया तो एक ही तरीका हो रहा था मैप करने का। जब मैंने इस तरह से मैप किया तो मैप करते वक्त इसके ऊपर की वैल्यूज यहाँ पर क्या आ रही है, वाई, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज है वो वाई आ रही है, क्योंकि एक्स से एक्स बार कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हो गया, सिंपल। अब सेकंड पे आप देखो तो ये सिंगल वैल्यूज बन रही है, यानी यहाँ मैप नहीं हो पा रही है। तो मैप होने की वजह से कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। जहां पर वो वैल्यूज मौजूद है उसका एक्स और उसका वाई, यानी कि एक्स बार वाई, ठीक है। ये रहा एक्स वाई बार, और यहां से अगर मैं देखूं तो ये एक्स है और ये वाई बार है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये दोनों पार्ट हो गए, यानी फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, एंड देयर इज अ सोल्यूशन। द थर्ड वन, 2 पेयरिंग हो रही थी, ठीक है। ये वाली पेयरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी करूंगा तो आंसर वही आएगा, 2 दफा लिखने का कोई फायदा नहीं। जब मैं इस पार्ट को देखता हूँ, ये पार्ट को, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स बार, ये लिखा हुआ एक्स बार। और जब मैं इस पार्ट को देखूंगा, ये पार्ट को, तो एक्स से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, वाई बार, एंड इट इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो आप देखें कि इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वाई। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द के मैप फॉर द 2 वेरिएबल। गोइंग अहेड, अब हमें 3 वेरिएबल्स की तरफ आना है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स को किस तरह से यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, वो तरीका मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड पे बता दिया कि मैं यहाँ पर x लूँगा, यहाँ पर y z लूँगा। इसकी सेल की वैल्यू 8 क्यों है, क्योंकि ये 2 की पावर n पे बेस करता है, वेरिएबल 3 है, 2 की पावर 3 लिखी जाएगी और इसका रिजल्ट आएगा 8, तो 8 सेल वैल्यूज लिखी गई, ठीक है। दैट्स इट, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब सेल की वैल्यूज़ को मैप किस तरह से किया जाएगा, एक सिलेंडर के फॉर्म पर अगर आप इसे कंसीडर करें तो समझना हमारे लिए आसान रहेगा कि द के मैप कैन बी थॉट्स ऑफ एस लाइंग ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन अ फिगर 8b, जो कि यहाँ पर है। ऑन द सिलेंडर 2 सेल्स हैव अ कॉमन बॉर्डर, ठीक है। जब हम सिलेंडर के अंदर सेल्स की वैल्यूज़ को मैप कर रहे होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें 2 सेल्स की कॉमन बॉर्डर होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ दे आर द एडजेसेंट। बॉर्डर उसी वक्त सेम होंगे जब वो एक दूसरे के क्या हो, पड़ोसी हो, उनके साथ मिले हुए हो, जिसको इमेज पे इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से प्लॉट नहीं करते नॉर्मली, जब विजुलाइज करते हैं तो इसी तरह से कर रहे होते हैं जो हमने यहाँ पर देखा है।
So simplify the sum of the product in 3 variables. To simplify the sum of the product expansion in 3 variables, we use the K-map to identify the block of min-term that can be combined. Block of the 2 adjacent cell represent the pair of the min-term that can be combined into a product of the 2 lateral, which means 2 multiplied by 2 या फिर 4 multiplied by 1 blocks of the cell. Represent the min-term that can be combined into a single lateral. यानी पहले वाले सेल्स की बात हो रही है, 2 by 2 का मतलब है 4, और जब सेकंड के लिए आऊँगा तो 2 by 2 जो टोटल 8 बन जाएंगे, ठीक है. Represent that can be combined into a second lateral, and the block of all 8 cell represent the product of the no lateral, ठीक है, namely the function 1. तो ये सिंप्लीफिकेशंस है 3 वेरिएबल्स की. एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात हमें मज़ीद समझ में आ जाएगी. अगर मैं सिंपली ब्लॉक की बात करूं, जो कि यहाँ पर बताया गया था कि 2 by 2 का ब्लॉक है या 4 by 1 का ब्लॉक है, तो अगर मैं सिंपली फर्स्ट की बात करूं तो 1 by 2 ब्लॉक, तो 1 by 2 ब्लॉक का मतलब ये है कि इस तरह से 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं जो कि सेल्स को रिजर्व कर रहे हैं. ये जो कलर दिखाया गया ना यहाँ पर, इस तरह से ये ब्लॉक को बताया जा रहा है, ठीक है. इसी तरह 2 by 1 ब्लॉक का मतलब क्या है, एक ब्लॉक इस कॉर्नर में, एक ब्लॉक इस कॉर्नर में. ये 2 by 2 यानी 2 by 2 का मतलब है, देखो 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स पे ये ब्लॉक डिफाइन हो रहे हैं. और ये किस तरह से हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्वेश्चन के मौजूद है, ठीक है. अभी एग्जांपल करेंगे. ये 4 by 1 है क्योंकि एक ही रॉ में 4 सेल को कवर्ड दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है. और अगर मैं 4 by 2 की बात करूँ तो ये कंप्लीट सारे जो सेल हैं वो कवर्ड है, ठीक है. इसका मतलब 4 by 2 का मतलब है 8 बॉक्सेस यहाँ पर कवर्ड हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. और ये एक्सप्रेशन किस तरह से कवर हो रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल में 2 by 2 के देख चुके हैं. अब अगर मैं 3 by 3 के सोल्यूशन की तरफ जाऊँ उस क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे यहाँ पर ब्लॉक को फिल करके भी दिखाया गया है, तो कुछ 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर. 1-2 को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, लॉजिकली हमें समझ में आ जाएगा, और किसी तरह की भी प्रॉब्लम आएगी सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे. सो द फर्स्ट वन, एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार, एक्स बार वाई जेड एंड एक्स वाई जेड होल टू बार या इंडिविजुअली बार. तो 3 वेरिएबल्स पे एक्सपेंड किया गया, एक्स बार, वाई जेड बार, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड बार. अच्छा, ये सेकंड टेक्निक इस्तेमाल की गई है. अगर मैं इसे अपने टेक्निक से ओपन करूं तो वैल्यूज़ इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है. इंटरचेंज होने का मतलब है कि ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ चले जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बुक ने अगर इस मेथड को सजेस्ट किया है तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा, जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाकर दिखाई थी. हियर इट इज, ठीक है. आप इस टेबल को भी अगर यूज़ करते हो तो इसमें भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है. तो ये चीज़ सिर्फ बताने का मकसद ये था कि टेक्निकली आप किसी भी टेबल को यूज़ कर सकते हो, वैल्यू सिर्फ आगे पीछे होगी. तो अगर मैं 0 1 को ऊपर ले जाऊँ, 0 को 1 ले जाऊँ, तो इसकी तरतीब को आगे पीछे करके दिखाया गया है. आप चाहे तो 0 0 0 1 1 1 1 0 को इसी तरतीब से लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं. द बोथ प्रोड्यूस द सेम आंसर, राइट. ओके, तो एक्स एंड एक्स बार. अब मैंने क्या किया, फर्स्ट को अगर आप देखें एक्स वाई जेड बार, तो सबसे पहले तो मुझे एक्स वाई जेड बार देखना है. वाई जेड बार को अगर आप देखो तो ये रहा वाई जेड बार, और एक्स प्लेन ये रहा 1 हमारा, ठीक है, फर्स्ट के लिए. इसी तरह से बाकी तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया गया. अब सबसे पहले देखो तो इस सेल में 8 है, ब्लॉक है. क्या मुझे 8 का कोई पेयर मिल रहा है? नहीं. उसके बाद अगर 8 का पेयर नहीं मिल रहा होगा तो मैं 4 के पेयर की तलाश करूंगा. क्या 4 का कहीं पेयर है, कहीं बन सकता है? नहीं, 4 का भी नहीं. उसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा, 2 के पेयर पे. 2 का पेयर मिल रहा है, जी हाँ. तो सबसे पहले मैंने 2 के पेयर को देखा कि मुझे यहाँ पर एक 2 का पेयर मिल रहा है और ओवरलैपिंग अलाउ है. इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी 2 का पेयर मिल रहा है. लेकिन ये जो पेयर है वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पा रहा, बल्कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ का ही है. लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो मैं एक पेयर यूँ बनाता. गोइंग टू चेंज द मार्कर नाउ. अगर ये यहाँ पर भी 1 होता तो मैं एक पेयर यूँ तो बनाता, लेकिन साथ ही साथ पता है क्या करता, एक पेयर यूँ भी बनाता, यूँ और यूँ, क्योंकि ये इसके कॉर्नर पे था तो इसकी वजह से भी एक पेयर काउंट होता. लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे, राइट. अच्छा, जिस तरह से पेयरिंग वैल्यूज़ आई उस तरह से हमने उन वैल्यूज़ को ले लिया. जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये बनाएगा एक्स बार वाई जेड, ये रहा एक्स बार वाई जेड. बाकी इन दोनों के पेयर्स की वैल्यूज़ मैंने लिख ली एंड दैट विल बी द सोल्यूशन. ओके, द नेक्स्ट वन, एक्स वाई बार जेड एंड सो ऑन. तमाम वैल्यूज़ को लिखा. देखा 8 से स्टार्ट करते हैं. 8 वैल्यूज़ नहीं थी, क्या 4 बिल्कुल थी. देखो 4 का पेयर बना दिया मैंने डायरेक्ट. जब 4 का बना लिया तो मुझे 2 बनाने की ज़रूरत नहीं, यानी मैं ज़्यादा से कम की तरफ नहीं जाऊँगा, कम से फिर वैल्यूज़ को देखूंगा कि मजीद पेयरिंग ओवरलैपिंग हो सकती है. क्योंकि अगर आप देखो कि मैं 4 के बाद अगर 2 भी बनाऊँ यूँ करके तो वेरिएबल्स तो मुझे वही मिलेंगे जो ऑलरेडी एक दफ़ा मिल चुके हैं. जब ऑलरेडी एक दफ़ा मिल चुके हैं तो मैं मजीद उसको मैक्सिमाइज़ क्यों करूँ, मुझे तो मिनिमाइज़ करना है, ठीक है. लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ बताई थी वो चीज़ यहाँ पर आ गई. देखो एक पेयर यूँ बन रहा है, ऐसे ही हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ टोटल यहाँ पर 2 पेयर बने, एक 4 का और एक इस तरह से 1 से 1 मिलाकर 2 का पेयर. यही वजह है कि 2 पार्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं. दैट विल बी द सोल्यूशन.
फॉर मिनिमाइजिंग दिस सर्किट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन। सेम फॉर दिस वन, आप पॉज करके इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निकली हम समझ चुके हैं कि 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स को किस तरह से के मैप पे लिखा जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ना शुरू होते हैं के मैप की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। तो 4 वेरिएबल्स को हम समझते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे हम देखेंगे कि जब वेरिएबल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जो के मैप से ज़्यादा ऑप्टिमल हो और हमें रिजल्ट लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ या कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रोवाइड करता हो। लेकिन पहले समझते हैं 4 वेरिएबल को। A K map is a 4 variable is a square that is divided into 16 cells. The cells represent the 16 possible minterm in a 4 variables. One of the ways to form a K map in a 4 variables as shown in the figure below. So 2 to power n, which means number of the variable 8 है। तो 8 का मतलब है 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16. There are the 16 boxes are there. और based on this 4, 8 in 8 to the 16. जो मैपिंग की जाएगी वो 2 वेरिएबल्स से की जाएगी, यानी अगर x y है तो 2 वेरिएबल्स से आएंगे और फॉर एग्जांपल z और a है तो इस तरह से, या a b है तो b c, w x है तो y z, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, उसको इस तरह से प्लॉट किया जाएगा और उसके बाद मैपिंग की जाएगी जिस तरह से हम 0 1 के ब्याह पर करते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। सेम लॉजिक इस्तेमाल की जाएगी 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 एंड 1 0, यही चीज़ लेबलिंग यहाँ पे भी की जाएगी और इस तरह से तमाम वैल्यूज जो क्वेश्चन में मौजूद होंगे उसे मैप किया जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल वैसे ही ये ब्लॉक्स के 2 4 8 एंड 16 के ब्याह पे पेयरिंग कर रहे होंगे और उसी के ब्याह पर हम मिन टर्म को की वैल्यूज़ लेंगे और उसे कंबाइन करेंगे, जैसे हमने 2 पे किया, 3 पे किया और हम 4 पे करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, 1-2 क्वेश्चन को अगर समझ लें तो प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे क्वेश्चन को पॉज करके भी समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन मैं एक बता रहा हूँ और होपफुली कि आप उन दोनों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बी एंड सी को। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स ऑफ द ग्रुप SOP के फॉर्म पर यहाँ पर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन मौजूद है। तमाम वैल्यूज़ लिखी मैंने, स्टार्ट किया लेफ्ट साइड से वेरिएबल के, तो ये है WX, तो WX मैं यहाँ लिखूंगा और YZ को मैं यहाँ लिख दूंगा। इस तरह से मैपिंग कर ली, ठीक है, और इस तरह से YZ की मैपिंग कर ली। फर्स्ट को स्टार्ट करूँ, WX YZ दोनों प्लेन है, ये वैल्यूज आ गई फर्स्ट। WX प्लेन है, YZ बार है, तो ये रहा YZ बार प्लेन कर लिया। WX प्लेन है, Y बार और Z बार है, ये मिल गया मुझे। WX प्लेन है, YZ बार, तो ये और ये तीनों सॉल्व हो गए। अब मुझे WX बार चाहिए, ये रहा WX बार, लेकिन YZ प्लेन होना चाहिए, ये रहा, ठीक है। ये रहा WX, लेकिन Y बार और Z प्लेन होना चाहिए, ये Y बार और Z प्लेन होना चाहिए, हियर इट इज, Y बार Z प्लेन होना चाहिए, ठीक है। WX बार, लेकिन Z बार और Y बार भी होना चाहिए, हियर इट इज, सॉल्व्ड, ये भी सॉल्व हो गया। W बार और X होना चाहिए, ये रहा W बार X, यहाँ पर मिल गया मुझे, ठीक है। और इसके साथ Y बार और Z होना चाहिए, तो ये रहा Y बार Z, ये भी मिल गया मुझे, ठीक है। बाकी ये 2 वेरिएबल्स अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पर है, मैंने ये मैप कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होगी 16 वैल्यूज मैपिंग से। क्या कोई ऐसे नंबर है तमाम के तमाम 1 हूँ मैं मैप कर दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद मैं 8 पे आऊँगा, क्या मुझे 8 मिल रहा है? नहीं। क्या मुझे 4 मिल पा रहा है? सॉरी, 4 मिल पा रहा है मुझे, तो मैं चेक करूँगा, कहीं पर भी मुझे 4 एक साथ पेयर में नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद मैं 2 पे जाऊँगा, लेकिन 2 मुझे ज़रूर मिल पा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 इस तरह से मैप कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैप कर सकता हूँ, इस तरह। अब ओवरलैपिंग अगर मैं यहाँ पर करूँगा, इस चीज़ को बगौर समझिएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। पहले तो हमने सिंपलेस्ट ओवरलैपिंग की, दिस वन, दिस 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 एंड दिस। अगर मैं ओवरलैपिंग करूँ, फॉर एग्जांपल इसके लिए एक पेयर बनाऊँ यूँ, इसके लिए एक और पेयर बना लूँ यूँ, ठीक है, और इसी तरह से एक पेयर यूँ बना लूँ, ये भी ओवरलैपिंग में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या, वही वेरिएबल्स यूज़ होंगे जो वेरिएबल्स ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मैं ओवरलैपिंग करता भी हूँ तो वेरिएबल्स वही इस्तेमाल हो जाएंगे जो एक दफ़ा आ चुके हैं, यानी पे यहाँ पर वो वेरिएबल्स वही रिपीट हो जाएंगे किसी ना किसी फॉर्मेट पे जो ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्स और जेड और एक्स और जेड यहाँ पर रिपीट हो रहे थे ना, तो इनको हमने कॉमन लेकर इसको इसलिए तो सॉल्व किया था ताकि रिपीटिंग वैल्यूज़ क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि ओवरलैपिंग ज़रूर अलाउ होती है, लेकिन ओवरलैपिंग को भी अगर हम चाहें ख़त्म कर सकते हैं कंसीडर करते हुए कि अगर उसकी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो तो हम उसे इग्नोर कर लेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हमने इस स्टेप पर नहीं की है। अगर आप चाहें तो ओवरलैपिंग करके भी इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द फ्रंट कंडीशन हमने जो तमाम वैल्यूज़ लिखी थी
विदाउट ओवरलैपिंग उसको सॉल्व किया और उन तमाम की वैल्यूज़ लिख दी. सो दैट इज़ द सोल्यूशन और द मिनिमाइज स्टेप्स ऑफ दिस. यहाँ पर हमारे पास 9 पार्ट्स थे इसके और ये श्रिंक होने के बाद ओनली 5 में कन्वर्ट हो चुके हैं ये एक्सप्रेशन. एंड दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ बाय यूजिंग अ के मैप. होप यू अंडरस्टैंड. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर 2, 4, 6, 7 है जबकि लास्ट में 10 है. तो आई एम गोइंग टू जस्ट शो द सोल्यूशन. आप पॉज करके इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं अपने नोटबुक पे, और नोटबुक पे जब आप करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी. ये सेकंड है और ये थर्ड है. होप यू अंडरस्टैंड. इस लेवल तक आप ये सीख चुके हैं अच्छे तरीके से कि मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्किट बाय यूजिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. और सेकंड टेक्निक में हमने के मैप देखा फॉर द 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड फॉर द 4 वेरिएबल्स. लेकिन नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम एक एल्गोरिथम टेक्निक देखेंगे कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल 4 से ऑनवर्ड आगे की तरफ जाते हैं 5 या 6, तो वहाँ पर हम की मैप के बजाय किस टेक्निक को यूज़ करेंगे ताकि वो प्रेफर रहे. लेकिन एक स्टेप यहाँ पर अभी भी चीज़ रहती है जिसे अभी हमने कंसीडर नहीं किया है और वो है डोंट केयर. ठीक है, तो डोंट केयर क्या चीज़ है. ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे जिसे या तो डी से या क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, और उसके बाद हम उस एल्गोरिथम की तरफ चलेंगे जो कि के मैप के बिहाफ पर इस्तेमाल होता है फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सी यू देयर.